हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूं, जो कि मैं सोच रहा हूं कि इसको इस तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आता है तो यहाँ पर मैं यूनिट वाइज समरी लेकर के आऊंगा आईईआईएफएस बुक की। और इसमें आज जो समरी लेकर के आए वो इन ओवरव्यू ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी। पहली जो हमारी यूनिट है, चैप्टर 1 हमारा जो आईईआईएफएस की जो बुक है हमारी मैकमिलन की, उसका उसमें ओवरव्यू ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी का जो पहला चैप्टर है उसकी पूरी समरी मैं यहाँ आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इसका रिस्पांस मुझे अच्छा मिलता है और मैं जितना चाह रहा हूँ उतने व्यूज अगर इस पर आते हैं तो आगे मैं इसको कंटिन्यू जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं हम इसमें क्या कहा गया। ये जो पूरा चैप्टर है इसमें पूरा के पूरा ओवरव्यू बताया गया इंडियन इकोनॉमी का, कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के पहले, मतलब 1600 के पहले की से लेकर के आफ्टर 1947 क्या स्थिति हमारी इंडियन इकोनॉमी की हुई वो यहाँ पर बताया गया। तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, मतलब अगर हम बात करें जीडीपी की ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया रैंक करता था थर्ड इन द वर्ल्ड ओनली आफ्टर यूएसए एंड चाइना। और ये रिपोर्ट है किसकी, 2022 की। इट मींस इंडिया जो है ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, इंडिया की जो रैंक है वर्ल्ड वाइड वो है थर्ड। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द एंगस मेडिसन डाटाबेस, एंगस मेडिसन डाटाबेस ने ये बताया था कि इंडिया और चाइना का जो कंट्रीब्यूशन था 50.5% हुआ करता था टोटल ग्लोबल जीडीपी का 1000 एडी में, राइट। ये डाटा फिगर्स है ना, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। जो क्वेश्चन आएगा कहाँ से आएगा, यही डाटा यही फिगर कि पूछ लेगा परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पर इंडिया कौन सी रैंक पर है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं तो वर्क ऑफ द कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन ने ये बताया, इनका जो काम था, इट मींस कि इनकी जो रिसर्च थी उसमें ये बताया गया कि इंडिया का जो शेयर है ग्लोबल इनकम में 23% 1600 एडी में था, बट जैसे ही ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को छोड़ा इन द ईयर 1947, ये सिर्फ घट के कितना रह गया, 3%। मतलब जहां पर इंडिया का जीडीपी का जो शेयर है ग्लोबल इनकम में, इंडिया का जो शेयर था वो था 23%। मतलब पूरी दुनिया में जितनी इनकम हो रही है उसमें से 23% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और 1600 एसी में और एडी में। और जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा उस टाइम पर हमारी कंट्री की जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना था, यहाँ 23% था, वो घट के सिर्फ कितना रह गया, 3% रह गया, राइट। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इग्नोर किया इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री में। पहली चीज तो ये कि वो जब आए थे तो वो सिर्फ अपना बेनिफिट लेने के लिए आए थे और उन्होंने पूरी तरीके से हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। रॉ मटेरियल को यहाँ से इकट्ठा करते थे, अपनी कंट्री में ले जाते थे और वहां उसे बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में एक्सपोर्ट करते थे, सेल आउट करते थे, जिससे उनकी इनकम लगातार बढ़ती चली गई। अभी हम एक डाटा देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया की इकोनॉमी और ब्रिटिश यूके की इकोनॉमी में इतना अंतर कैसे आया। मतलब सीधी सी बात है, हमारी इकोनॉमी घट रही थी, उनकी इकोनॉमी बढ़ रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वेल्थ ड्रेन ही तो हो रहा होगा कि हमारी कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ले जा करके कहाँ यूटिलाइज किए जा रहे हैं, यूके में। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, ना तो हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्रिएट नहीं किया, ना ही इंडस्ट्रियलाइज हमारी कंट्री को किया। जबकि हमारे जितने रॉ मटेरियल्स थे उनको एक्सप्लॉइट करना, मतलब यहाँ से इकट्ठा करके ले जाते जाना, ये इनका काम रहा था। अब देखो, इंडिया का जो अकाउंटेड था 33% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड, इट मीन जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता था पूरी दुनिया में 1600 में, उसका 33% हम हिस्सेदार थे। इंडिया हम जो इंडियन है, हम इंडिया है, हम क्या करते थे, इतना कंट्रीब्यूट करते थे 33%। लेकिन ये फिर कितना रह गया, ये रह गया 3% 1947 में। तो ऑब्वियसली हम ज्यादा डेवलप्ड थे, हम ज्यादा अच्छे से चीजों को समझते थे, हम ज्यादा अच्छे से ट्रेड करना जानते थे, बट ब्रिटिशर्स ने आकर के हमारे पूरे सिस्टम को क्या किया, एक्सप्लॉइट कर दिया, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर ये बताया गया कि जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड है, इट मींस बिफोर द इंडिपेंडेंस, ये कैरेक्टराइज करता है नियर स्टैग्नेशन, मतलब क्राइसिस, जिसको हम बोलते हैं रिसेशन के पहले की कंडीशन, विद द लिटिल चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल। प्रोडक्शन, उत्पादन और प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की जो हमारे लेवल, इसमें बहुत थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें एज पर द वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। तो यहाँ 3 टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, लोअर इनकम कैटेगरी, जो लोअर इनकम में आ जाएंगे, मिडिल में आ जाएंगे, लोअर मिडिल में आएंगे और अपर में आएंगे। तो इंडिया की जो इकोनॉमी वो कैसी है, वो है लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। और इसके हिसाब से ये जो डाटा लिया गया, ये लिया गया लो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर, कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको हमने पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर जब चेक किया, जब उसको मेजर किया, तो इंडिया की इकोनॉमी यहाँ पर आती है किसमें, लोअर मिडिल इनकम
इकोनॉमी में। और ये लो पर कैपिटा इनकम और हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी। पॉवर्टी निर्धनता, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, और इलिटरेसी का मतलब हुआ यहाँ पर अशिक्षित। तो यहाँ पर शिक्षित अशिक्षितता के कारण और इन चीजों के कारण हम किस कैटेगरी में आ गए, हम आ गए यहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम है, इसीलिए हम लोअर मिडिल इनकम कंट्री बन गए। फॉलोइंग इंडिपेंडेंस एंड द स्टार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस, जैसे ही हमारी इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद हमने क्या किया, इकोनॉमिक प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया। तो एग्रीकल्चर शेयर डिक्रीज वाइल द शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस इंक्रीज। इट मीन एक टाइम था जब 50% से ज्यादा शेयर हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का हुआ करता था। जैसे जैसे हमने इकोनॉमिक प्लानिंग को आगे बढ़ाया, हमारी कंट्री में जो सेकेंडरी सेक्टर दैट इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर दैट इज द सर्विस सेक्टर, इसके शेयर का धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। और आज की डेट में 50% प्लस हमारा जो शेयर है वो जीडीपी में किसका है कंट्रीब्यूशन, सर्विस सेक्टर का। चलिए, तो पहले इंडिया यहाँ पर बिफोर या बोल सकते हैं जस्ट हम जब इंडिपेंडेंट हुए थे हम एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करते थे और अब हम बन गए सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, राइट। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल, जब डायरेक्टली ब्रिटिश ने इंडिया को कंट्रोल किया 1858 से लेकर के 1947। डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, 1857 में जब विद्रोह हुआ तो इंडिया का जो पूरा के पूरा कंट्रोल था वो यूके मतलब ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके कहाँ दे दिया, ब्रिटिश क्राउन को। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो क्या करते थे, फंड्स को यहाँ पर ट्रांसफर करते थे, मतलब उनकी जो सैलरी रेम्यूनरेशन वो इंडिया से दिए जाते थे और यूके में उनको पे किया जाता था और उसे कहा जाता था होम चार्जेस। और ये जो होम चार्जेस थे ये बहुत हाई हुआ करते थे, मतलब 70-80% ऑफ द एवरेज इनकम ऑफ द इंडियन की अगर हम बात करें तो उससे भी ज्यादा, मतलब एक महीने की उनकी सैलरी और हमारी एक साल की सैलरी का भी 70-80% तक जाता था, 80 टाइम्स तक जा रहा था। इट मीन्स ये जो होम चार्जेस थे ये बहुत ज्यादा वो ले जाते थे। होम चार्जेस क्या था, जो वो यहाँ काम करते थे, जो नौकरी करते थे, उनकी सैलरी रेम्यूनरेशन जो यूके में पे की जाती थी उसको हम बोलते थे यहाँ पर होम चार्जेस। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो थी, 3.5%। कब, जो फर्स्ट 3 डिकेड्स थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1947, 50, 60, 70 तक की बात कर लें। प्रोफेसर राज कृष्णा ने क्या किया, एक टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को यहाँ पर क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि जो स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी उसको उन्होंने बोला हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, राइट। इसके अलावा फॉलोइंग द 1991 की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिससे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बजट डेफिसिट क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ट्रेड हमारा बहुत ट्रेड जो हमारा था वो डेफिसिट में चला गया और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हम फेस करने लगे। तो ये 1991 में फिर हम लोगों ने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ। तो जो रिफॉर्म्स हुए उसमें हमने अडॉप्ट किया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम एलपीजी की पॉलिसी बोलते हैं, दैट वी हैव इम्प्लीमेंटेड एलपीजी पॉलिसी। और ये पेव्ड द वे फॉर पॉजिटिव इकोनॉमी आउटकम एंड हायर जीडीपी ग्रोथ रेट। और इसके बाद में हमारी कंट्री की हायर जीडीपी ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली, राइट। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ द नेशनल इनकम, अगर हम इसके प्रोविजंस देखें, प्रोविजनल मतलब जो इन्होंने एस्टिमेट किया था एनुअल नेशनल इनकम को 2021-22 में, तो यहाँ पर जो ग्रोथ ऑफ जीडीपी 2021-22 में थी वो एस्टिमेट की गई थी 8.7% एज कंपेयर टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.6% इन द ईयर 2020-21। जीडीपी ग्रोथ रेट है, हमने ये किया था और हमने यहाँ पर इसको एस्टिमेट करा कि 8.7% की ग्रोथ होगी। तो ये जो था ये पूरे के पूरे जितने 12 पॉइंट्स हैं अगर आपने इनको याद कर लिए तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन आपके इसी में से आ जाएंगे, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आज समरी हमारे पूरे बुक की फर्स्ट यूनिट का। इसके अलावा इसमें एक लास्ट पॉइंट है कि कोविड-19 पैंडेमिक में डिस्टर्ब हुआ था ग्लोबल सप्लाई चेन, जिसके कारण शिपिंग, लॉजिस्टिक और इन सब चीजों को अफेक्ट किया। लेकिन मास लॉकडाउन हमारी कंट्री में लगा, उसके बाद में लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा हुआ, डिस्ट्रक्शन इन द परमानेंट डिमांड में भी हुआ और इसके बाद इंडिया ने धीरे धीरे अपने आप को रिकवर किया। इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बाकी कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनकी कंडीशन के कंपैरिजन में हमने बहुत तेजी से रिकवर किए हमारे सारे सेक्टर्स को। तो रिकवरी जो है आफ्टर पैंडेमिक इंडिया की सबसे ज्यादा रही है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉकडाउन को बहुत स्ट्रिक्टली क्या किया था, लगाया था। चलिए, तो आई होप यहाँ पर क्या होगा कि
ये जो टॉपिक है इसकी पूरी समरी अगर आपको समझ आ गई और इस समरी को आपने याद कर लिया तो पूरा चैप्टर आपको याद हो गया, ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो हैं वो सारी इसमें आ गई हैं। जो डाटा पूछा जा सकता है वो सारा डाटा यहाँ आ गया है। अगर मुझे इस वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है और इस पर व्यूज बहुत अच्छे आते हैं तो ये वीडियोस में कंटिन्यू आपको पूरे चैप्टर की समरी डेली बेसिस पर प्रोवाइड करूंगा। 2 चैप्टर की समरी में एक दिन में आप लोगों को दूंगा, राइट। चलिए, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं, आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते, वी हैव 2 बैचेस। पहला बैच जो हमारा ये बायलिंगुअल बैच है और ये जो बायलिंगुअल बैच है ये स्टार्ट हुआ है 25 Feb 2023 से। इसके अलावा एक इंग्लिश मीडियम बैच इज ऑल्सो launched on 13th of March 2023. If you want to take admission in that batch, go and take the demo classes. There are demo classes for all the batches. You can go and take the demo classes for each and every classes. जो भी कोर्स आपको परचेज करना है आप डेमो क्लासेस ले लीजिए, उसके बाद में आप इन बैचेस में एनरोल हो जाइए। अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, आप यूज कीजिए कोड हिमांशु, तो आपको मिलेगा अप टू 45% ऑफ। गो एंड एनरोल नाउ yourself by availing the maximum discount. Thank you so much for joining the session. Do like the session, share the session, and also subscribe the channel. Thank you so much.